महाराष्ट्र में पीएम की ताबड़तोड़ रैलियां, इसी के साथ ही छत्रपति संभाजीनगर पनवेल में चुनावी जनसभा। ईवीएम पर हरियाणा सदन पर हंगामा। राजस्थान के टोंक में नरेश मीणा की गिरफ्तारी, फिर आगजनी, पथराव, पुलिस की गाड़ियां रोकी, सुरक्षा बलों ने दागे आंसू के गैस के गोले। महाराष्ट्र और गुजरात में ईडी की बड़ी कार्रवाई, फर्जी केवाईसी मामले में 23 ठिकानों पर छापेमारी। प्रयागराज में छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक जारी, आयोग के 3 रास्तों पर बैरिकेडिंग। दिल्ली के 31 इलाकों में बढ़ा प्रदूषण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे सड़क पर संग्राम, परीक्षा पर घमासान। प्रयागराज से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर छात्रों में प्रदर्शन देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है। सड़कों पर छात्र हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ा है। इसी के साथ ही साथ छात्र गेट नंबर 2 के सामने जुटे हुए हैं। कई छात्रों को डिटेन भी किया गया है, छात्राएं भी इनमें शामिल है। तो लगातार मांगों को लेकर डटे हैं। लोक सेवा आयोग के बाहर और भारी पुलिस बल भी तैनात है। तो लगातार प्रदर्शन जारी है। छात्रों का अपनी मांग को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 घंटे से कहीं ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी भी छात्रों का जो प्रदर्शन है जारी है। तो बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र गेट नंबर 2 के सामने जुटे हैं। कई छात्रों को डिटेन भी किया गया है। छात्राएं भी इनमें शामिल हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, आक्रोश व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि जिन मांगों की बात की जा रही है छात्रों की ओर से, आयोग की ओर से इन मांगों को नहीं माना जा रहा है, बल्कि आयोग इस पर कह रहा है कि बहकावे में छात्र न आए। किसी तरह के भड़कावे में ना आए, बहकावे में ना आए। बीते दिनों आपने देखा कि लोक सेवा आयोग की ओर से ये निर्देश भी जारी किए गए थे और साफ तौर पर कहा गया था छात्रों के हित के लिए ही ऐसा फरमान लिया गया था, ऐसे कदम उठाए गए थे। लेकिन छात्रों का कहना है कि ऐसे में जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं दिखता, वो खत्म किया जाए। इसके साथ ही साथ छात्रों का कहना है कि जो पाली में परीक्षाएं, 2 पाली में परीक्षाएं जो कराई जाती हैं उनको एक ही पाली में कराया जाए, एक ही शिफ्ट में परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, एक ही साथ सभी पूरे देश में परीक्षाएं की जाएं, जैसा कि छात्रों का कहना है। और इसी के साथ ही साथ छात्रों का ये भी कहना है कि जो परीक्षाएं 2 दिन में कराई जाती हैं या अन्य दिनों में कराई जाती हैं उनको सिर्फ एक ही दिन कराई जाए और तारीख भी एक ही होनी चाहिए। अलग अलग तारीखों में, अलग अलग दिनों में परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। तो इन मांगों के साथ प्रदर्शन में देखा जा सकता है छात्रों को। भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद है, छात्रों को खदेड़ती नजर आ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई छात्रों को डिटेन भी किया गया है। मधुर हमारे साथ इसी खबर पर है। मधुर, क्या कुछ जानकारी है अभी तक की, क्या अपडेट मिल पा रही है? लगातार छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, 40 घंटे से कहीं अधिक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन टस की तस स्थिति देखी जा रही है। जी जी जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है यहाँ पे जो भीड़ 2 नंबर गेट के सामने पूरी जुड़ गई है। पहले आज सुबह बैरिकेडिंग लगा के बाहर रोक दिया गया था पूरे छात्रों को। जो सुबह यहाँ पे सब लोग इकट्ठे थे, तो यहाँ पे सबको पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखी थी, सबको रोक रखा था। और उसके बाद जो है, लेकिन जो छात्र थे वो उससे जोश में है कि वो मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने करीब 11:30 बजे के लगभग जो है यहाँ बैरिकेडिंग को तोड़ करके, लांग करके और फिर वो अंदर भाग के आए और आकर के सब जो है गेट नंबर 2 के सामने ठीक वैसे ही मौजूद हैं जैसे आज से 4 दिन पहले मौजूद थे। और मैं आपको बता दूं कि प्रदर्शन का 4था दिन है और आज ये प्रदर्शन उसी तरीके से जो है, उसी जोर शोर से जो है छात्र जो है जुटे हुए हैं यहाँ पे। और यहीं के नहीं, कई जगह के, कई स्टेट के जो छात्र यहाँ पे आ रहे हैं, उसके अलावा दिल्ली तक के छात्र यहाँ पे मौजूद है। और उसका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और इस बीच में बता दूं कि पोजीशन बहुत ही तनावपूर्ण रही और कल कहीं की पोजीशन बहुत तनावपूर्ण है। प्रशासन के साथ इनके बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, जो कि कल जो है डीएम भी रात को पुलिस आयुक्त भी आए थे,
कमिश्नर भी आए थे, तो उन्होंने आकर लोगों को कहा कि आपको करीब 10-15 लोगों का पैनल हम बना देते हैं, जाइए आप लोग आयोग से बात करिए। लेकिन छात्रों ने साफ मना कर दिया कि हम कोई बात नहीं करेंगे, हम किसी भी तरीके से समझने को तैयार नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है और क्या नहीं। हमें केवल नो नॉर्मलाइजेशन चाहिए और हमको नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल चाहिए ही नहीं। हम तो नो नॉर्मलाइजेशन लेके चल रहे हैं, वही हमारा जो है आखिरी वो है और पड़ाव, उसी को हम मानेंगे, उससे पहले हम लोग मानेंगे नहीं। और यहाँ पे तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि यहाँ पर ये पूरी ये हमारी मांगे माने नहीं जाती कि एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए, उसके अलावा उसको जो है यहाँ पे नो नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाए। तो अभी कमीशन ने जो नॉर्मलाइजेशन को लागू किया उसको पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं छात्र। उनका कहना है कि इसमें कोई भी बीच का रास्ता नहीं हो सकता, हम प्रशासन से बात नहीं करेंगे, हम किसी भी आयोग के अधिकारी से सचिव से बात नहीं करेंगे। उनका कहना है कि अध्यक्ष महोदय निकल के बाहर आए और बाहर आकर इस बात को क्लियर करें और एक नोटिस दें कि अब जो है नॉर्मलाइजेशन को हटाया जा रहा है। लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से अधिकारियों को कोई ऐसी भी कोई भी इस तरह के वहां से जो है आश्वासन नहीं मिला है। और लड़के जैसे आज से 4 दिन लड़के और छात्राएं छात्राएं जैसे जिस तरह 4 दिन से पहले यहाँ पे जुटे हुए थे, ठीक उसी तरीके से उसी जोश करोगे अभी भी जुटे हुए। मैं आपको बता दूं कि इस बीच में 2 दिन में काफी स्थिति तनावपूर्ण हो गई है प्रशासन के साथ में। और प्रशासन में जो है यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कई लड़कों को, कई छात्रों को डिटेन भी किया है। कल 2 कह रहे हैं कि 2 इस तक में राजनीतिकरण भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2 सत्ता के छात्र नेता भी जो है यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, उनको जो है नामजद FIR हुई है। उसके अलावा करीब 10 लोग ऐसे थे छात्र थे जो बिना नामजद से उनका जहाँ पे जो है FIR की गई है। उसके अलावा जो है आज कई छात्र छात्राओं को डिटेन किया गया है, छात्राओं को भी डिटेन किया गया। कह रहे हैं कि पुलिस वाले शादी वर्दी में घूम रहे हैं और करके सबको जो उठा के ले जा रहे हैं और उसको जो है छात्रों को डिटेन तो किया जा रहा है, ये तो देखा जा रहा है, लेकिन आयोग की तरफ से अभी क्या कुछ बयान सामने आया है, कोई निर्देश इसको लेकर के? क्योंकि बीते दिनों तो आयोग ने स्पष्ट कह दिया था कि ये छात्रों के हित के लिए किया गया है, छात्र भड़कावे में ना आए, बहकावे में ना आए। कहना है कि किसी भी छात्र जो है किसी भड़कावे, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से छात्र जो है अपना जो है यहाँ प्रदर्शन जारी किए हुए हैं। और बिल्कुल भी कोई ऐसा अब अहिंसक अराजक तत्व यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारे छात्री हैं। उनका कहना है कि हम लोग अराजक तत्व नहीं है, हम लोग अपनी पढ़ाई छोड़ करके यहाँ पे मौजूद है और नए नए तरीके से यहाँ पे जो है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सारा प्रदर्शन वो जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और कोई भी इसमें जो हिंसक ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इसको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है बराबर, और लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं है क्योंकि छात्र इस बार पूरी तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि अब ये हमारे भविष्य का सवाल है, भविष्य हमारा अधिकार हम नहीं होने देंगे और किसी भी हाल में यहाँ पे हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरी तरीके से इस बार जब आयोग ध्यान नहीं देता या खुद जो है अध्यक्ष महोदय निकल के बाहर आए और वो बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय का जो है अभी कोई पता नहीं है और यहाँ पे उन्होंने इस तरह के बैनर लगा रखे हैं कि अध्यक्ष महोदय लापता है यहाँ से और वो कहाँ है उनको पता नहीं पता चल रहा है। फिर कई यहाँ बैनर पोस्टर चल रहे हैं और लोग झंडे भी लिए हुए हैं। इस तरीके से मैं आपको बता दूं यहाँ पे अभी जो है पूरा प्रदर्शन जारी जो है पूरी जगह अभी ये सब लड़के जो है बैरिकेडिंग की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ बात जो गड़बड़ हुई है उसके अलावा और ये सारे जो है प्रदर्शन जारी समय जहाँ बैरिकेडिंग लगी उधर की तरफ गए हैं, वहाँ जाकर जो है वहाँ पे अपना जो है अपने प्रदर्शन को जारी रखते हुए हैं और वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है छात्र जो छात्राएं हैं सब जो है पूरी तरह तंत्र करना मिला के जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे भविष्य का सवाल है और वो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से मिलने को तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि हम कोई भी अधिकारी हो कुछ भी कहे और हम बीच से कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, हमको जो है केवल अपनी मांगे पूरी करानी है। जो मांग है उसी का जो हमने रखा है कि हम एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा हो और उसके अलावा जो भी हमारा जो है नो नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाए। जो नॉर्मलाइजेशन में जो है काफी नुकसान है क्योंकि दो पालियों में 2 दिन में पेपर होगा तो किसी का पेपर इजी आएगा, किसी का पेपर टफ आएगा, तो उसको एवरेज किया जाएगा एक दिन के पेपर को। उसमें किसी का मान लीजिए 110 नंबर है और किसी का जो 90 नंबर है तो 90 वाले का होगा, 110 वाले का नहीं होगा। तो उनका कहना है इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं जो धांधली की बात हो रही है कि उससे इसमें धांधली की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आयोग का पक्ष है, आयोग कहना है कि ये हम जो है लोकसभा अपने छात्रों के हित में कर रहे हैं और ये जो है किसी दिन लीक को रोकने के लिए किया जा रहा है, पेपर लीक को रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब एक दिन का पेपर होता है तब भी पेपर लीक होता है, तो ये जब 2 दिन का होगा तो पेपर लीक को छोड़िए, उसके साथ साथ जो है इसमें जो है धांधली भी होने की पूरी उम्मीद है। तो इसको लेकर के जो है आपके जितने में भी आपके छात्र प्रदर्शन जारी है और छात्र प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो अभी जुटे हुए हैं और सारे अभी मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में यहाँ पे जो छात्र हैं और कोई कह नहीं सकता कि 4 दिन हो गए, आज भी उसी जोश खरोश के साथ जो है वो जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये हमारे जो गाँव का जो है एक सवाल है क्योंकि हमारे भविष्य में जुड़ा हुआ है। भविष्य बिल्कुल मधुर, छात्रों के भविष्य का सवाल तो है ही और इसी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। नो नॉर्मलाइजेशन को लागू करने की मांग है, नॉर्मलाइजेशन को हटाने की मांग है। पूरी जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको प्रयागराज से, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन, जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रदर्शन जारी है और पीसीएसपी
एआरओ और आरओ के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ ही दिल्ली से भी खबर है। दिल्ली से आपको एक खबर बता देते हैं जहां पर एयर क्वालिटी देश में सबसे खराब अगर आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली की है और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लगातार दूसरे दिन गंभीर है श्रेणी में रहा है। और इसी के साथ ही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सुबह 10:30 बजे AQI 424 दर्ज किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन घना स्मॉग छाया रहा। गुरुवार को इस मौसम में दिन का तापमान सबसे कम रहा। दिल्ली की एयर क्वालिटी देश में सबसे खराब थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI लगातार दूसरे दिन गंभीर श्रेणी में रहा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सुबह 10:30 बजे AQI 424 दर्ज किया गया, जबकि बुधवार शाम 4 बजे AQI 418 था। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई मुसाफिरों ने बताया कि कोहरे की वजह से ट्रेनें देरी से चल रही हैं। सुबह 8 बजे का ट्रेन था अपना, फिर कुछ देर बाद मैसेज आया वहाँ कि रिशेड्यूल हो गया फिर से, अब 12 बजे का समय हो गया है। अब चूंकि हम लोगों का तो प्रोग्राम पहले से बना था कि वहाँ से आना है हमें, तो जो समय था उस पर निर्धारित समय पे ही चले हम। रास्ते में जब पता चला कि लेट है तो फिर अब वेट कर रहे हैं हम ट्रेन का। टिकट कंफर्म था हमारा आनंद विहार से गोरखपुर के लिए स्पेशल, आनंद विहार टू मुजफ्फरपुर स्पेशल 7 AM का टिकट था, लेकिन अभी वो डिले है 11 बजे से। अभी हम लोग 4-5 घंटा कहाँ बिताएंगे यहाँ पे, कहीं जगह नहीं है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा है, इतना प्रदूषण है यहाँ पे। AQI के ऊंचे स्तर को देखते हुए प्रशासन ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के तीसरे चरण के तहत रोक लगा सकता है। इस चरण में खतरनाक हालात पर काबू पाने के लिए अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसके तहत कंस्ट्रक्शन रोकना और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की हल्की गाड़ियों पर रोक लगाना शामिल है। और अंबिकापुर से खबर है जहां पर तेज रफ्तार कार का कहर देखा गया। बाइक और स्कूटी सवार लोगों को रौंदा है। मौके पर 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, तो 5 घायल हैं और घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। नाराज ग्रामीणों ने कार में आग लगाई है। अंबिकापुर के दरिमा क्षेत्र का मामला है। तेज रफ्तार कार का कहर है, बाइक और स्कूटी सवार लोगों को रौंदा है। और पीलीभीत से इसी बीच आ रही है खबर। पीलीभीत से आपको एक खबर बता देते हैं। अनियंत्रित बस खाई में पलटी, 2 दर्जन यात्री घायल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीलीभीत से बस में सवार होकर नवाबगंज से जा रहा था बिहार मजदूर और इसी के साथ ही बस चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। तो 2 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। घटना के वक्त मोबाइल देख रहा था बस का ड्राइवर। घटना के वक्त मोबाइल देख रहा था बस का ड्राइवर और तभी हुआ है इतना बड़ा हादसा। इसी के साथ ही आपको एक खबर बता दें, घायलों को CHC और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीलीभीत से आपको एक खबर बता रहे हैं, 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। हायर सेंटर रेफर किया गया है। घायलों को हायर सेंटर पहुंचाया गया है। घुंगचाई थाना क्षेत्र का ये मामला है और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अनियंत्रित बस खाई में पलटी है, 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। पीलीभीत से आपको ये खबर भी बता रहे हैं, नवाबगंज से बिहार जा रही थी बस। और पीलीभीत से आपको एक खबर बता रहे हैं, घटना के वक्त मोबाइल देख रहा था चालक, जिसके चलते घटना हुई है। घटना के वक्त ये करण सिंह इसी खबर पर है। करण, जिस तरह से देखा जा रहा है ये बड़ा हादसा और कारण बताया जा रहा है कि जो चालक है वो मोबाइल देख रहा था, जिसके चलते बस खाई में गिर गई है। हाँ, घायलों की स्थिति क्या है, अपडेट क्या है?
जीत बंदा मैं आपको बता दूं, घटना पीलीभीत के गोंगचाई क्षेत्र की है, जहां सुबह कोहरे में जो ड्राइवर था वो मोबाइल देख रहा था, सामने कोहरा था जिसमें अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिससे हाथाहाथ 15 लोग घायल हो गए हैं। सभी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। हालांकि बता दूं, बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ है। 15 लोग जख्मी हुए, वो मामूली जख्मी है। हालांकि मौके पे थाना फोर्स भी वहां पहुंच गई और लोगों का इलाज जारी है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं पीलीभीत से, घायलों को सीएचसी और निजी अस्पताल भर्ती कराया गया है। नोएडा से आ रही खबर, नोएडा से आपको एक खबर बता देते हैं। कल से एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान भरेंगे विमान। नोएडा से आपको बता रहे हैं खबर, हर दिन 3 विमानों की लैंडिंग होगी और टेक ऑफ होगा। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा रनवे का ट्रायल और हर दिन ट्रायल की रिपोर्ट भी डीजीसीए भेजी जाएगी। तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक रनवे का ट्रायल चलेगा और इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कि डीजीसीए भेजी जाएगी। तो उड़ान से पहले हासिल करनी होगी डीजीसीए से लाइसेंस। अप्रैल 2025 व्यावसायिक उड़ानों को शुरू करने का लक्ष्य है, जिसके चलते ये ट्रायल किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से खबर, कल से एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान है वो भरी जाएगी। हर दिन 3 विमान है उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ भी किया जाएगा। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की रनवे का ट्रायल चलाया जाएगा। हर दिन ट्रायल की जो रिपोर्ट है डीजीसीए भेजी जाएगी। तो ग्रेटर नोएडा से एक खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अप्रैल 2025 व्यावसायिक उड़ानों को शुरू करने का लक्ष्य है। सलाहकार संपादक के बख्श सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के बख्श सिंह जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो विमान है उसका ट्रायल शुरू किया जा रहा है और ये लक्ष्य 2025 का, उससे पहले ये ट्रायल किया जा रहा है सर, तो क्या है इससे क्या फायदा होगा, क्यों इसकी शुरुआत की जा रही है? एयरपोर्ट ये विश्व का अटलांटा के बाद ये शायद दूसरा एयरपोर्ट होगा जहां तक मेरी जानकारी है। और इसका सारा श्रेय जाता है जो जेवर एयरपोर्ट के सीईओ हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह। ये इनको एयरपोर्ट मैन भी कहा जाता है और पूरे देश में एयरपोर्ट मैन के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने ट्रायल शुरू करा दिया है, लगातार इसका समन्वय कर रहे हैं और आज भी उनकी एक बैठक है। और जो ये उड़ाने जो हैं 2025 से अप्रैल तक शुरू हो जाएंगे ऐसा माना जा रहा है और युद्ध स्तर पे अपना प्रयास कर रहे हैं। लगातार मीटिंग हो रही है। आज भी एक बैठक अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के यहाँ थी जिसपे अरुणवीर शर्मा आए थे और इस एयरपोर्ट से बन जाने से अब दिल्ली में 4 एयरपोर्ट हो जाएंगे, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 और 4था एयरपोर्ट हो जाएगा। और एयरपोर्ट को सुगम बनाने के लिए अंडरग्राउंड ये मेट्रो भी चलाई जा रही है जिससे यात्रियों को समस्या नहीं हो। और ये इसकी जो है जो और विमान चलने वाले हैं ये 25 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। बहुत शुक्रिया सर जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलते हैं झारखंड के बेरमो विधानसभा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं जनता को। क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। कराने के लिए मैं आया हूं आपके पास। उत्तर प्रदेश में भी यही जंगल रास्ता जो आज झारखंड के अंदर है, 2017 के पहले वहां भी लव जिहाद की घटनाएं घटित होती थी, वहां भी कर्फ्यू और दंगा होता था, वहां पर भी लैंड जिहाद होता था। आज उत्तर प्रदेश में न लव जिहाद है, न लैंड जिहाद है, न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में सब चंगा है। बहनों भाइयों,
विरासत का सम्मान कैसे होता है। देखो, जो काम 500 वर्षों के लिए जिस कार्य के लिए हिंदू समाज लड़ता रहा था, एक ही बात कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, यही बोलते थे ना। और देखो, कांग्रेस 65 वर्ष में नहीं कर पाई। आरजेडी तो राम मंदिर का विरोधी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मंदिर की विरोधी थी, और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई। मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 2 वर्ष में अयोध्या की समस्या का समाधान हो गया, रामलला फिर से विराजमान हो गया। बहनों और भाइयों, आज झारखंड के अंदर ये जो इंडी गठबंधन, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की सरकार कार्य कर रही थी, यह आपस में लड़ाने का काम कर रही है। संथाल को मुंडा से लड़ाएगी, पासवान को मुसहर से लड़ाएगी, जाति को आपस में लड़ा करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, आपकी जमीनों को कब्जा करवा करके आपके संसाधनों पर लूट खसोट करवाएगी। और इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बटे थे बहनों और भाइयों तो अयोध्या का अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए बटे थे तो कटे थे, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो, और यह काम केवल भाजपा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए श्री रविंद्र कुमार पांडे जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में बेरमो विधानसभा क्षेत्र में उन्हें उतारी है। एक वरिष्ठ नेता है, संसद में झारखंड के लिए लड़ते थे, यहां की रेलवे के लिए, यहां के हाईवे के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां की पान और बेटियों के सम्मान के लिए वे लगातार आवाज बुलंद करते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बना करके फिर से बेरमो विधानसभा क्षेत्र के भाग्य के बदलने के लिए उन्हें चुनाव में फिर से उतार करके इस क्षेत्र के विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रविंद्र कुमार पांडे और मैं दोनों संसद में साथ साथ हम लोग एक साथ रहकर के काम करते थे। मैं देखता था किस मजबूती के साथ लड़ते थे वहां पर, और इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं आपसे विनती करने के लिए, आपसे यही विनती करने के लिए आया हूं। रविंद्र कुमार पांडे जी को भाजपा ने, यहां पर जेडीयू ने, एलपीजी ने अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके बोलिए, बैरनों से रविंद्र कुमार पांडे जी को और गोलियों से श्री लंबोदर महतो जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके बोलो, दोनों हाथ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बोलिए। सभी सहमत हैं? विजयी बना के भेजेंगे। 20 नवंबर को एक होकर के कमल को जिताने का काम करेंगे। दोनों हाथ ला करके फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम।
और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अंबिकापुर से है। अंबिकापुर गुरु नानक जयंती हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह दिन को गुरु नानक प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व सिख समाज के लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज शहर में प्रकाश पर्व की रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और गुरु नानक देव जी के उपदेशों को याद किया। रैली की शुरुआत महामाया चौक गुरुद्वारा से हुई, जहां श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव जी के पवित्र शब्दों का पाठ किया। वहीं पाठ के साथ ही रैली का शुभारंभ हुआ। रैली के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव जी की जीवन और उनके उपदेशों पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की। रैली का समापन शहर के बाबू पर स्थित गुरुद्वारा पर हुआ है और जहां श्रद्धालुओं ने मिलकर गुरु नानक देव जी के उपदेशों में अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया है। आज हमारे गुरु नानक देव जी जो समूह सारे जगत के गुरु पिता कहे जाते हैं, उनका प्रकाश पर्व है। आज 550 साल उनको हो गए उनके जन्म को। उन्होंने सिक्खी के साथ साथ समूह सर्व धर्म का प्रचार किया और सर्व धर्म में एक गुरु, एक निरंकार को हम सबके आगे उन्होंने लेके आए। उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह में भी एक है, एक ओमकार, हर गरीब हर अमीर हर एक के साथ वो ऊपर वाला सबके साथ है। उन्होंने सर्व धर्म में एक का प्रचार किया, मतलब एक ही है। राजधानी लखनऊ से इसी बीच आ रही है खबर, जहां पर सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के युवाओं का छात्र का प्रदर्शन है। यूपी पीएससी आरओ और एआरओ को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 पर फोर्स भी लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के युवाओं को देखा जा रहा है। युवा छात्र का प्रदर्शन है। यूपी पीएससी आरओ एआरओ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। गेट नंबर 1 यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। समाजवादी पार्टी के युवा छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। प्रयागराज से खबर है, जहां पर इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर की गई है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सजा पर रोक लगाई है। इरफान ने सजा रद्द करनी जमानत की मांग की थी। इरफान सोलंकी की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला है। सीसामऊ विधानसभा सीट का सस्पेंस खत्म हो चुका है। सीसामऊ सीट पर 20 नवंबर को वोट भी डाले जाएंगे। इरफान सोलंकी की सजा बरकरार रहेगी, कोर्ट का कहना है। और इरफान सोलंकी को देखा जा रहा है कि जमानत और सजा को लेकर के बरकरार रहेगी। कोर्ट की ओर से फरमान आया है। कानपुर कोर्ट ने इरफान को 7 साल की सजा सुनाई है। 8 नवंबर को कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहेंगे इरफान सोलंकी। यूपी सरकार ने सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी। सरकार की अपील पर कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया। सोलंकी ब्रदर्स महिला के घर आगजनी करने के मामले में दोषी पाए गए थे और सोलंकी ब्रदर्स को कानपुर कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। और इरफान
सोलंकी की जमानत मंजूर हुई है। उन्नाव से खबर है, जहां पर रात के अंधेरे में चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाया। मंदिर में लगे घंटों को चोरों ने पार कर दिया। कई वर्ष पहले भी इसी मंदिर में चोरी हुई थी। लगातार हो रही चोरी और अब पुलिस गश्त की पोल खुलती नजर आ रही है। हसनगंज के ढाके बीर बाबा मंदिर का मामला है। पंचायत रफीगढ़ी का जो गांव से 1 किलोमीटर दूर पे ढाकी बाबा का मंदिर है, बगल में एक शिव मंदिर है और बजरंग बली का मंदिर है। यहाँ पे लगभग 2 क्विंटल के तकरीब घंटा लगे हुए थे, जो अज्ञात चोरों द्वारा इसको चोरी कर लिया गया है। पिछले बार भी मंदिर की मूर्तियाँ खंडित की गई थी, उस समय तत्कालीन सीओ राजकुमार शुक्ला द्वारा इस पर कार्रवाई की थी। कोई चोर पकड़ा नहीं गया था, तो उस वक्त शंकर जी की मूर्तियाँ राजकुमार शुक्ला द्वारा भेट गई थी, जिसके ग्रामवासियों ने मिलकर सहयोग से स्थापित किया था। ग्रामवासियों, ये तीसरी घटना घटी। एक बार गांव में ये मंदिर में लगे हुए थे हारन, सोलर पैनल, ये भी चोरी हो चुके हैं। हमारा पुलिस से रिक्वेस्ट है कि ये जो चोरियां हो रही हैं इनको तत्काल बंद करें और ऐसे चोर गिरोह। हमीरपुर से खबर है, जहां पर हमीरपुर पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ हुई है। बैंक मित्र के साथ लूट हुई है। लूट करने वाले लुटेरों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस को आता देख एक लुटेरे ने फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में एक आरोपी लुटेरे के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने लूट का सामान, बाइक, अवैध तमंचा बरामद किया। बैंक मित्र के आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की थी। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के छिमौली रोड में घटना हुई थी और मौदहा के पढोरी रोड पर डेरा मोड़ के पास की घटना है। दिनांक 11/11/2024 को रमेश चंद्र जी के साथ छिमौली रोड बड़ेरी नाला के पास हुई 1,80,000 रुपए की लूट, जिसके संबंध में वादी से तहरीर के आधार पर थाना मौदहा में सुसंगत धाराओं में अभियोग अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए अभियुक्तगण विपिन पाल पुत्र जगभान पाल निवासी बाकी रोड कस्बा थाना सुमेरपुर तथा रोशन निषाद पुत्र ब्रजलाल निवासी ग्राम छिमौली थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को आज दिनांक 14/11/2024 को समय करीब 12:15 पर पुलिस मुठभेड़ में पढौरी रोड ग्राम परछा डेरा मोड़ा से थाना मौदहा पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। बचाव में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग से अभियुक्त विपिन पाल के बाएं पैर में गोली लगी। अभियुक्त विपिन पाल से लूट के 55,000 रुपया तथा 1 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस 315 बोर व 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुआ। बाराबंकी से खबर है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष देखा गया है। एक की मौत हुई है और महिलाओं सहित कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दीवार बनाने को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों में भीषण विवाद हुआ। जमकर लाठी डंडे चले हैं। धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस सभी घायलों को CHC के लिए भेजा है और घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। गिरधारी और विशंभर में भूमि को लेकर के विवाद चल रहा था। गिरधारी और विशंभर कई बार थाने भी पहुंचे और पुलिस की लापरवाह रवैये से बड़ी वारदात हुई है। कई थानों की पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद है। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के रामगंज मजरे ककरी गांव का मामला है। जमीन विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ है।
और बुलंदशहर से खबर है जहां पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई है। खेत की पैमाइश लटकाने के आरोप में एसडीएम सस्पेंड किए गए हैं। लखीमपुर में आरएसएस सीनियर लीडर की पैमाइश को लटकाया गया। पैमाइश को 6 साल तक लटका कर रखा गया था। इन 6 सालों में तहसील में आए अधिकारी सस्पेंड। अपर आयुक्त घनश्याम सिंह हुए हैं सस्पेंड। बाराबंकी की एसडीएम अरुण कुमार को सस्पेंड किया गया। झांसी के नगर मजिस्ट्रेट विधीश सिंह को सस्पेंड किया गया। बुलंदशहर की एसडीएम रेनू को भी सस्पेंड किया गया है। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों में हड़कंप देखा जा रहा है। और सोनभद्र से खबर है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। प्राइवेट बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बस चालक समेत कई लोग घायल हैं। स्थानीय पुलिस ने चालक को अस्पताल पहुंचाया है। पिपरी थाना क्षेत्र के वन देवी मंदिर के पास की ये घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो प्राइवेट बस और ट्रक में आमने सामने जोरदार की भिड़ंत हुई। हादसे में बस चालक समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बांदा से खबर है जहां पर डीएम एसपी कार्यालय के बाहर भटकता रहा विकलांग। न्याय की उम्मीद में ट्राई साइकिल से बांदा पहुंचा पीड़ित ने रो रो करके मीडिया से न्याय की गुहार लगाई। दबंगों ने जबरन खेत पर कब्जा कर लिया है। विकलांग की औरत को भी कई साल से देखा जा रहा है। दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए अधिकारियों के चौखट पर न्याय के लिए भटकता रहा विकलांग। बांदा के गणेशनपुरवा गुढ़ा कला का निवासी है पीड़ित। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्याय की गुहार लगाता विकलांग और पुलिस अधिकारियों की ओर से नहीं सुनी गई गुहार और इसके बाद मीडिया कर्मियों से न्याय की गुहार लगाता विकलांग नजर आ रहा है। कोई अत्याचार नहीं हो रहा, कोई सुनाई नहीं हो रही। सब अत्याचार कर रहे। चाचा के लड़के 40 साल से जमीन में गुंडर्दी खाना। पिछले साल 2 साल मेरे बाप को मार डाला। मेरे ऊपर लगे हुए हैं। आज क्यों आए हो यहाँ? आज आए थे शाम लोग के पास जाएंगे तो बड़ा कहा कि क्या पुलिस जाएगी तुम्हारे घर अपना नहीं छानबीन करते। हाँ। और चंदौली से खबर आ रही है जहां पर जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ है। दबंगों ने पीड़ितों पर जमकर बरसाए हैं लाठी डंडे। मारपीट के दौरान आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चंदौली से एक खबर आपको बता रहे हैं। दबंगों ने पीड़ितों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। परिजनों ने घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है और परिजनों ने दबंगों के खिलाफ बबुरी थाने में तहरीर भी दी है। पुलिस दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी है। बबुरी थाना क्षेत्र के सीकरी गांव की ये घटना बताई जा रही है। चंदौली से आपको ये खबर बता रहे हैं। इस वक्त पुलिस दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी है।
प्रदेश के फर्रुखाबाद के पांचाल घाट में देखा जा रहा है गंगा तट पर पहुंची बीएसएफ गृह मंत्रालय की महिला रिवर राफ्टिंग टीम का भव्य रूप से स्वागत किया गया, जहां जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक बीएसएफ के कमांडेंट ने हरी झंडी दिखाकर महिला रिवर राफ्टिंग टीम को मेहंदी घाट कन्नौज के लिए रवाना किया। महिला रिवर राफ्टिंग टीम का मुख्य उद्देश्य गंगा को स्वच्छ रखना, निर्मल और अविरल बनाना है। रिवर राफ्टिंग के माध्यम से जगह जगह रुक करके बीएसएफ की महिला रिवर राफ्टिंग टीम लोगों को जागरूक करती नजर आई। गंगा को पूर्व की बात स्वच्छ, निर्मल, अविरल कैसे बनाना है, सभी लोग इस काम में भागीदारी लें। वहीं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने इस कार्य के लिए बीएसएफ की महिला रिवर राफ्टिंग टीम को बधाई दी और उन्होंने कहा कि इस कार्य से महिलाओं समेत जनपद वासियों को सीख लेनी चाहिए और किस तरह से गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल रखना है, इन लोगों से सीखना चाहिए। जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार कार्रवाई में सिंचाई विभाग के खंडहर बन गए हैं और भवन में अवैध शस्त्रों की फैक्ट्री चलने का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 तमंचा मेकरों को अवैध हथियारों के जखीरे के साथ दबोचा है, जबकि उनके 3 साथी भागने में सफल हो गए। मौके से 12 बोर की डबल बैरल बंदूक, 4 सिंगल बैरल की बंदूक, 13 तमंचे, 315 बोर, 1 मस्कर, 315 बोर, 8 अदबने तमंचे और बड़ी संख्या में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। और एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने ही बताया है कि आरोपी बीते कुछ समय से इस खंडहर में अवैध शस्त्र बनाकर जिले के तमाम हिस्सों में इसकी सप्लाई कर रहे थे। जनपद की एसओजी टीम और थाना बोपा की पुलिस टीम द्वारा आज गांव नंगला बुजुर्ग के जंगल थाना बोपा क्षेत्र के अंतर्गत एक दबिश दी गई, जहां से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। वहां पर मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 20 अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं और 8 अदबने शस्त्र बरामद हुए हैं। इनमें कई 12 बोर तमंचे, 315 बोर तमंचे, मस्कट, डबल बैरल, सिंगल बैरल गन इसमें बरामद हुई हैं। 2 अभियुक्त इनमें से गिरफ्तार किए गए हैं और 3 अभियुक्त जो है मौके से फरार हो गए थे। एक जो इसमें मेन अभियुक्त जो अकरम गिरफ्तार हुआ है, ये पहले भी शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है। जो शेष बचे अभियुक्त हैं, इन पर भी इनाम घोषित कर इनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना बोपा पर शस्त्र फैक्ट्री की धाराओं में आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर इन दोनों को आज न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मीरापुर में चुनाव है कि चुनाव में सप्लाई नहीं हो रही? चुनाव को कोई डायरेक्ट इंटरलिंकेज नहीं है। ये काफी समय से वहाँ बहुत चोरी छुपे तरीके से, बहुत सीक्रेटिव तरीके से शस्त्रों का निर्माण भी कर रहे थे और शस्त्रों की तस्करी भी कर रहे थे। कितने समय से चल रही थी? ये जो 2 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं, ये आपस में चाचा भतीजा है। तो सप्लाई कैसे करते थे, कैसे बेचते थे? ये बहुत गोपनीय तरीके से जो है इनके अपने क्लाइंटेजेस को ढूंढ करके सप्लाई कर रहे थे। और 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती का पर्व पूरे देश भर में मनाया गया और मनाया जाएगा। वहीं कानपुर के मोती झील में लाखों की संख्या में श्रद्धालु चखेंगे लंगर। इसको लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। मोती झील ग्राउंड पर स्टॉल्स लग चुके हैं, इसके साथ ही बैरिकेडिंग की भी सप्लाई की गई है। आपको बता दें कि मोती झील पर गुरु नानक जयंती को 3 दिन महोत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और इसमें कीर्तन भी होता है, जिसे हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। देश भर में गुरु नानक जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वक्त के न्यूज की टीम मौजूद है कानपुर के मोती झील पर। आपको बता दें यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है लंगर छकते हैं। तैयारियों की बात की जाए, तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसके साथ ही लंगर बनना भी शुरू हो चुका है। आगे जहां पर भीड़ आपको दिख रही है, वहां पर देखिए जो महिलाएं हैं और जो सिख कमेटी के लोग हैं, जो सेवादार है, वो लंगर बनाने का काम भी कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, ये हमारे पीछे देखिए जो अन्य यहाँ पर कई स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसको लेकर भी अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कानपुर के मोती झील में
लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही आने लगेंगे, जिसको लेकर सिख कमेटियों ने कमेटी जो है वो अंतिम रूप देने में लगी। हमारे साथ सिख कमेटी के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह नीटा। सर, कल गुरु नानक जयंती किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी गुरु नानक देव जी महाराज जी का गुरुपर्व जो कतकी में होता है, कतकी की पूर्णमासी में, वो 3 दिन का प्रोग्राम कानपुर का मोती झील में किया जाता है, जो श्री गुरु सिंह सभा लाडू शोड़ के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें कानपुर की सभी सिख जत्थेबंदियां और वह कानपुर की समूह साध संगत के सहयोग से ये प्रोग्राम किया जाता है। 3 दिन का प्रोग्राम में 1 दिन का नगर कीर्तन होता है। उस नगर कीर्तन में हजारों लाखों लोग शिरकत करते हैं। सब स्कूलों की कमेटियां आती हैं। उसके बाद आज का जो दिन होता है वो संगत की जो कल लंगर होगा, आज लंगर सेवा चल रही है, जिसमें हजारों आदमी आज की सेवा में, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब रात भर आज लंगर तैयार करेंगे, जो कल 15 तारीख को कतकी वाले दिन लगभग 3-3.5 लाख बंदा कल यहाँ पे लंगर छकने आएगा। और बाहर से बहुत बड़े बड़े कीर्तनी जत्थे आए हुए हैं जो संगतों को निहाल करेंगे। मेरे साथ जसपाल सिंह पनेसर जो रामगढ़िया बिलादरी से हैं और 10वें सशस्त्र दल के प्रधान हैं, महेंद्र सिंह जी, राजू वीर जी हमारे ये सशस्त्र दल से हैं। मैं पंथ दर्दी विचार मंच और पंथ सेवी विजोथा का मुख्य सेवादार हूँ। और इसी तरीके से ये कार्यक्रम आज तैयारी चल रही है और ये कार्यक्रम इसी तरीके से कल निरंतर चलता रहेगा। कितने बजे से लंगर की शुरुआत की जाएगी? कल लंगर 11:30 बजे अरदास होगी लंगर की। 11:30 बजे अरदास के बाद लंगर निरंतर चलता रहेगा, जो लंगर का लगभग जहाँ उम्मीद करते हैं कि 4-3.5 लाख आदमी जो लंगर छकेगा, वो 4 बजे तक लंगर ऐसे ही चलता रहेगा। शाम को 4 बजे खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि 3 दिन से गुरु नानक देव जयंती के पर्व की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही कल यानी 15 नवंबर को मोती झील के इसी ग्राउंड पे 3 से 3.5 लाख जो श्रद्धालु है वो लंगर छकेंगे, जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, 5 जिलाधिकारी बनेंगे कमिश्नर। लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 2009 बैच के अफसरों का प्रमोशन होगा और आईएएस सूर्यपाल गंगवार बनेंगे डीएम लखनऊ। आईएएस एस राजलिंगम बनेंगे डीएम वाराणसी। तो प्रमोशन होगा अधिकारियों का। आईएएस एस राजलिंगम डीएम के वाराणसी के डीएम बनेंगे। आईएएस इंद्र को विक्रम सिंह गाजियाबाद के जिलाधिकारी बनेंगे। आईएएस शैलेंद्र कुमार सिंह डीएम बनेंगे मथुरा के और राकेश कुमार सिंह द्वितीय डीएम बनेंगे। तो के बक सिंह हमारे साथ सलाह संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, देखा जा रहा है कि 5 आईएएस अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन होगा और अलग अलग जिलों में ये प्रमोशन होगा। सभी को जिलाधिकारी बनाया गया है। ये नया अपडेट आया है। देखिए, ये 5 जिलों के जिलाधिकारी हैं, जिसमें लखनऊ है, गाजियाबाद है, वाराणसी है, मथुरा है, कानपुर है। ये 5 जिलों के जिलाधिकारी जो हैं ये अब कमिश्नर बनाए जाएंगे, क्योंकि इनका प्रमोशन डीपीसी अभी हाल की डीपीसी हुई थी। ये 5 अधिकारी 2009 बैच के अधिकारी हैं। अब ये कमिश्नर के पद पर इनका प्रमोशन कर दिया गया है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार इन्हें कब मंडलों को मंडलायुक्त बनाती है। और परिपाटी तो रही कि कुछ अगर अधिकारियों अच्छा डीएम काम कर रहे तो इन्हें फिलहाल कुछ दिनों तक जिलाधिकारी पद पे तैनात रहने दिया जाएगा। लेकिन बहुत कोई परिस्थिति ऐसी आती है उनको मंडल में जाना पड़ेगा। इन 5 अधिकारियों को मंडलायुक्त या तो सचिव बनेंगे या मंडलों में मंडलायुक्त बनाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं, 5 अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। राकेश कुमार सिंह बनेंगे द्वितीय डीएम कानपुर के। जिलाधिकारी बनेंगे 5 जिलाधिकारी बनेंगे कमिश्नर। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज सेंट्रल होटल में
ऊर्जा से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी में शिरकत की। और आपको बता दें कि ऊर्जा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने का लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, जिसके क्रम में स्मार्ट मीटर हो या फिर OTS स्कीम हो या फिर विद्युत आपूर्ति की बात हो, इन तमाम विषयों को लेकर के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने विभाग की समीक्षा भी की है और जानकारी भी दी है। एक स्कीम भी लेकर के आएंगे, OTS स्कीम, जिसमें से उनको जो अपने पुराने बिल्स हैं उसमें कोई सहायता करेंगे, नए बिल को देना शुरू कर देंगे। इसी का एक पहलू है कि RDSS के माध्यम से स्मार्ट मीटर्स इनको भी लगाने के लिए योजना जो बनी है, हर प्रदेश इसमें प्रगति कर रहा है। हमने सुझाव दिया कि इसमें सबसे पहले जो सरकारी कार्यालय हैं और सरकारी कॉलोनीज हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, पहले फेज में उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बाद में जो हाई लोड्स जितने भी कमर्शियल कनेक्शंस हैं या इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, उसके ऊपर लगाने की योजना बनाई गई है। उसके बाद फिर नीचे कम लोड के जो कनेक्शंस हैं और विशेष तौर पर जो कम लोड के कनेक्शन हैं उनको कंसेशन देने की बात है कि 5% रिबेट अब यहाँ 2% हो गया। 2% रिबेट यहाँ किया है। मेरा आग्रह है कि और भी अगर बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाएंगे। और इस स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से लोगों की बहुत सी शिकायतें समाप्त होंगी, लाइन लॉसेस भी कम होंगे। तो इससे हमारी जो डिस्कॉम्स है उसको जो घाटे हैं वो खत्म होंगे। देश भर में घाटे न हों, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, अगर घाटा रहेगा तो आगे उनको काम करना कठिन होता है, क्योंकि बोरोइंग्स अगर लेते हैं तो बोरोइंग्स का भी खर्चा उनको बहुत पड़ता है। अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ये सारा खर्च जाता है। और वक्त तो हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।